स्टूडेंट्स, कल जैसे हमने देखा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के लिए गवर्नमेंट ने सिलेबस जारी किया है। और कल क्या हुआ पहले उसकी बात करते हैं। बेसिकली क्या था कि गवर्नमेंट ने पहले तो कैडर कंप्यूटर अनुदेशक के कैडर के ऑर्डर जारी किए थे शिक्षा विभाग ने, और साथ ही शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वो डिसाइड किया, आरएसएस होगी, अधीनस्थ बोर्ड जो दुर्गापुरा जयपुर में है वो ये एग्जाम लेगा। तो ये बोर्ड को इस वैकेंसी के बारे में इंटीमेट किया गया जस्ट कि एक इस तरह से वैकेंसी हम आपको दे रहे हैं जिसका एग्जाम आपको कराना है, उसकी बेसिक तैयारी आप चालू कर दें। साथ में एक चीज लाइन और इंक्लूड की उसके अंदर कि इसके लिए जो सर्विस रूल्स हैं वो और वो आपको अलग से दे दी जाएंगे। अभी तक इसके सर्विस रूल्स प्रोसेस में है, बने नहीं है। मैं बता दूं आपको सर्विस रूल्स होते क्या है किसी भी कैडर के लिए, उसमें कैसे प्रमोशन होगा, क्या आगे कैसा चैनल चलेगा, उसकी सेवा नियम क्या होंगे, किस हिसाब से वो काम करेंगे, उनको बोलते हैं सर्विस रूल्स। वो बने नहीं है। वो बेसिक एक इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी भर्ती के लिए, वो अभी तक क्रिएट नहीं हुए। उस सर्विस रूल्स जाने के बाद में मेन जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट के द्वारा बोर्ड को दी जाएगी। अभी एक इन्फॉर्मेशन थी, ऐसा जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि ये वैकेंसी आ गई, नहीं। ये वैकेंसी के लिए गवर्नमेंट ने बोर्ड को इंटीमेशन किया कि कैसी वैकेंसी हम आपको भेजने वाले हैं, जिसके सर्विस रूल के साथ में मेन वैकेंसी आपको देंगे, तब आपको जर्नलिस्ट एडवर्टाइजमेंट रूप में इस वैकेंसी को जारी करना है। ठीक है। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब तक हम जो पढ़ रहे थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। ठीक है। तो अभी पहले बात करेंगे हम बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, मतलब जो है, जो एक चीज तो क्लियर की उन्होंने कि साहब ये L8 की भर्ती होगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, अगर सिंपल भाषा में बोले, 2800 ग्रेड पे की ये भर्ती है। ठीक है। जो का लेवल सूचना सहायक का ही हुआ पे के हिसाब से, लेकिन अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ सिलेबस तो इसका लेवल सूचना सहायक से कहीं ज्यादा है। ठीक है। सूचना सहायक में हमने देखा था कि एक ही पेपर होता था जिसमें लगभग 80 से 90% टेक्निकल पार्ट था और 10 से 20% नॉन टेक्निकल पार्ट जिसमें रीजनिंग और राजस्थान जीके का पोर्शन कवर हो रहा था। लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग स्थिति। ठीक है। तो हम बात करें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, तो दो पेपर गवर्नमेंट ने दिखाए हैं यहाँ पे सिलेबस में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों ही पेपर में 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस। ये भी 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस। ठीक है। अब देखने की बात यह है कि और दोनों में टाइम है आपके 2 घंटे, 2 आवर्स। ये कॉमन चीज है। अब सोचने की बात है कि 2 घंटे 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना, मतलब अपने पास में एक प्लानिंग होना जरूरी है कि कैसे पेपर करना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम पहली बार फेस कर रहे हैं, अपना डिग्री या डिप्लोमा जो भी है, ठीक है, वो करके आ रहे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, या एग्जाम दिया है तो 1-2 एग्जाम दिया है, ज्यादा अनुभव नहीं है। ठीक है। तो आज जो हमारे ये हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, इसका बेसिक उद्देश्य है कि कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या योजना रहनी चाहिए, जिससे कि आप इसमें सिलेक्शन ले सके। ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये बिल्कुल हम टेक्निकल स्टडी करके इसको पास नहीं कर सकते। पेपर सेकंड अगर हम बात करें, दैट इज नॉन टेक्निकल पोर्शन। ये नॉन टेक्निकल है और ये टेक्निकल पोर्शन है। अब इस टेक्निकल के अंदर भी आपके इन्होंने क्या कर दिया, पेडोलॉजी, कैसे बच्चों को बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड, वो डाल दिया इसके अंदर। तो उसमें से भी कम कर दिया, अभी उसकी डिटेल में बात करेंगे अपन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन टेक्निकल पोर्शन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर प्ले करेंगे
और टेक्निकल में तो फिर भी आप सब लोग जैसे मान लो किसी ने बीसी किया है, किसी ने एमसीए किया है, किसी ने बीटेक किया है, किसी ने और कोई डिग्री डिप्लोमा किया है, तो इसमें क्या होते हैं कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं पेपर सेकंड वाले, लेकिन साथ साथ में एवरेज सब्जेक्ट भी होते हैं कि 100 में से जनरली हम बात कर सकते हैं कि सभी स्टूडेंट की 60 65 70 नंबर ला सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक बहुत ही ज्यादा ऐसा है जिसमें हम अजम्पशन नहीं कर सकते कि हमारे कितने नंबर आएंगे, क्योंकि पेपर फर्स्ट में मेजर पोर्शन जो क्वेश्चंस के रहेंगे वो रहेंगे राजस्थान जीके। राजस्थान जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो पहली बात तो आपके टच से बहुत बाहर है, अभी तक हमने पढ़ाई नहीं है। कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मान लो कि एलडीसी की पटवारी की तैयारी करी होंगी, वो तो उनके टच में है, लेकिन बाकी लोग स्टूडेंट्स के टच में नहीं है। ठीक है, तो तो हम पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट मैं ये कह सकता हूं ये वो पेपर होगा जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के बीच में पास और फेल का डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, पहले बात ये है कि पेपर सेकंड में सभी लोग स्टूडेंट एवरेज मार्क्स गेन करेंगे, पेपर सेकंड फर्स्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। इसमें हम अगर बात करें 100 मार्क्स हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, तो इसको मेनली मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं एक बार के लिए, 50-50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चंस का। तो पहला पोर्शन तो है राजस्थान जीके, दूसरा पोर्शन है रीजनिंग, थोड़ा सा मैथ का पोर्शन है, और एक है जनरल साइंस। जनरल साइंस एक पोर्शन ये है। अब ये कह सकते हैं कि साहब ये दोनों पोर्शन इक्वल है, ये 50% है और ये 50% है। ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि राजस्थान जीके के, अब ये समझने की बात है, आरएस प्री का एग्जाम दे दो तो वहां भी 50 क्वेश्चन नहीं आते, और वो कितनी तैयारी करते हैं राजस्थान की जीके के लिए। अब आपको पढ़ना है, अभी तक तो हमारी बेसिक सोच क्या थी कि हाँ भाई थोड़ा बहुत हम मेन स्ट्रेटेजी रखेंगे कि साहब मेन टेक्निकल रखेंगे, और जनरल अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे पढ़ते हैं आप कि साहब मेरे को 8 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे तो पढ़ूंगा टेक्निकल, 1-2 घंटे में ये नॉन टेक्निकल राजस्थान जी की पढ़ लूंगा। जब मेरे को मैं बोर हो जाऊंगा या पढ़ने में मन कम लगेगा तो ये राजस्थान जी के साइड लाइन में पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है, राजस्थान जी के आपको पास और फेल का डिफरेंस करेगा भाई, ध्यान रखना। अब राजस्थान जी के में 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके मेन, जो इस कोर्स में अपने दिए हैं, वैसे सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, कोर्स में दिया है जियोग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर। मतलब कहूँ राजस्थान भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला एवं संस्कृति जो लिखा हुआ है अपने सिलेबस देखें आप। ठीक है ना। अब क्योंकि पेपर ले रहा है अधीनस्थ सेवा बोर्ड, उसका अगर पिछले कुछ पेपर देखें जहां पे राजस्थान जीके का क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे अगर क्वेश्चन राजस्थान जीके के 100 हैं, अपने बात करें क्वेश्चन मान लो 50 हैं, तो 50% उन क्वेश्चन में से 50% राजस्थान ज्योग्राफी कवर करती है। तो मैं मान सकता हूँ 25 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान ज्योग्राफी पेपर में, ध्यान रखना। तो ये इतना बड़ा पोर्शन हो गया कि आपके टेक्निकल में 3-4 सब्जेक्ट को एक अकेला कवर करता है। तो मान लो कि मैं बोलूँ पूरा प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, नेटवर्किंग, इन मेन 3-4 सब्जेक्ट को मिला दे जितने क्वेश्चन आते हैं ना आपके, तो उतने क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे आपके पेपर में। और ये बात भूल जाना, आप कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट क्या होते हैं कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, प्यार सब्जेक्ट से प्रेम करते हैं अपन। कोई जैसे कि मान लो 10th क्लास में कोई था, साहब मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है तो वो इंग्लिश खूब पढ़ता था, किसी को मैथ अच्छी लगती है तो मैथ खूब पढ़ता था। अब जैसे मान लो किसी का नेटवर्किंग फेवरेट है, साहब मैं तो साहब मेरे को सारी लेयर्स रट्टी पड़ी है, वो क्या करता है कि साहब की अपना रोजाना 2-3 घंटे तो नेटवर्किंग देता है कि मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है। किसी को प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है तो प्रोग्रामिंग में खूब टाइम वेस्ट कर रहा है। तो देखो ऐसा नहीं है, आपके अच्छे लगने से पेपर में क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे। मेन बात है यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग बहुत जरूरी है कि हमको तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी विषय का विशेषज्ञ बनने से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि उस विषय के कितने प्रश्न आए उनको हम सही कर दें तो हम पास हैं, नहीं तो आपकी सब नॉलेज वेस्ट है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, अब इसलिए मैं कह रहा हूँ साहब ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके
3, 4, 5 जो टेक्निकल सब्जेक्ट उन सबके बराबर हैं। अब सोच लें आपको कितना टाइम कहाँ लगाना है, आप खुद जज कर सकते हैं। ऐसे ही मान लो कि बच्चे में 25 क्वेश्चन में मान लो कि हिस्ट्री के मान लो 15 क्वेश्चन दे दिए, कल्चर के 10 दे दिए। ऐसे हम बता रहे हैं, हो सकता है कि इसमें से मान लो 25 में से 20 ही रह जाए, हो सकता है 30 आ जाए, हो सकता है कि यहाँ 15 में से 20 आ जाएंगे, हो सकता है 5 ही रह जाए, लेकिन ये एक रेशो चलता है। समझ रहे मेरी बात को? दूसरी बात है साहब, इधर से रीजनिंग है, मैथ है, जनरल साइंस है। जनरल साइंस अगर हम पिछले कुछ पेपर्स की बात करें अधीनस्थ बोर्ड के, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे वो एलडीसी के हो, जनरल साइंस बहुत अच्छी लेवल की पूछ रहा है ये। ठीक है ना? और इसके लिए देखो, वैसे तो क्लासेस में जब आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन जनरल साइंस में ये लेवल है 10th क्लास का, तो अधीनस्थ जो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती है 10th क्लास 9वीं और 10वीं की, उनको आप प्रेफर कर सकते हैं स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए। उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 9th और 10th की बुक्स, ठीक है, चाहे राजस्थान बोर्ड की हो चाहे एनसीईआरटी की हो, उनसे पढ़ें आप। ठीक है? और रीजनिंग मैथ के तो ऊपर बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे पास में है पढ़ने के लिए। ठीक है? उसमें ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं, क्योंकि ज्यादातर मेरे को लगता है कि हमारे इस सब में कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट का बैकग्राउंड मैक्सिमम 70% स्टूडेंट का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है, तो उनको इस पोर्शन में प्रॉब्लम कम आएगी, जहां तक मैं समझता हूँ। ठीक है? तो रीजनिंग का ज्यादा पोर्शन है, मैथ का कम है। ठीक है ना? तो वो ध्यान रखें, रीजनिंग ज्यादा है, मैथ कम है। तो ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में हम क्या मतलब आप आर एस अग्रवाल लेके पूरी मैथ सॉल्व करने बैठ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? बहुत ही कम कम चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, तो आप एक बार सिलेबस देख के ही पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स देखिए साहब, ये लो मैथमेटिक्स के टोटल 25 चैप्टर पूरे निकाल दिए। ठीक है? रीजनिंग देखी तो अपने वर्बल नॉन वर्बल पूरी रीजनिंग पढ़ दी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? बहुत तरीके से आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ना है अपने को, और अंधा होके पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल टू दी पॉइंट स्टडी करनी है। एक बात विशेष टेक्निकल के लिए, ठीक है ना, उसमें साफ दे रखा है कि 10वीं का स्तर होगा पेपर का आपके राजस्थान बोर्ड में, जो कि कंप्यूटर साइंस के अंदर 10वीं का स्तर है, वही परीक्षा में आपके रहेगा, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। 10वीं से 12th चल जाए, ऐसा नहीं है कि साहब आपके एमसी लेवल के या बीटेक लेवल के प्रश्न पूछ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए लेवल का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा पढ़ने से ऐसा आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अपने को वो पढ़ना है जो कि परीक्षा में आएगा। ठीक है ना? तो ये बात हुई, तो हमने सबसे पहली बात करी कि अभी तक जो हमको लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका हो गया, पूरे 200% में से 50% राजस्थान जीके के। तो कोई अंधा भी सोच सकता है कि 50% मतलब 200% में से सबसे ज्यादा वेटेज है राजस्थान जीके। तो आप चाहे आपने बीटेक किया है, चाहे आपने एमटेक किया है, चाहे एमसीए किया है, चाहे पीजीडीसीए किया है, उससे मतलब नहीं है। आपको राजस्थान जीके पढ़नी पड़ेगी तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा भैया, ढंग से पढ़ लेना। ठीक है? और हमने बता दिया जनरल साइंस के लिए स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। 10वीं की बुक्स और एनसीईआरटी की बुक्स स्टार्टिंग प्रेफर कर सकते हैं, बाकी क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? ये बात हुई पेपर फर्स्ट की। ठीक है? अब मैं बात करता हूँ पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड सर, इसमें पासवर्ड डालना। हाँ जी, देखें इसमें कौन कौन से पोर्शन कवर हो रहे हैं, कि एक तो है, देखो, है तो ये टेक्निकल पोर्शन बोल रहे हैं इसको, लेकिन एक चीज डाल दी स्टार्टिंग में, पेडोलॉजी। ठीक है ना? पेडोलॉजी क्या होती है साहब? शिक्षण विधियां बोल दें अपन। ठीक है ना? तो इसके अंदर ये जरूरी इसलिए है कि हम सब लोग जो भी हैं, कोई भी अब तक राजस्थान में टीचर बनने के लिए आपको बीएड जो पात्रता थी, वो बीएड थी, बीएड होना अनिवार्य था। अब इसी वजह से कई बार ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते हैं, सर ये कंप्यूटर टीचर क्यों नहीं बोल रहे, इसको ये कंप्यूटर अनुदेशक क्यों बोल दिया। देखो, टीचर के लिए पात्रता है बीएड, उसके लिए फिर रीट एग्जाम होता है, दुनिया भर के एग्जाम होते हैं। तो और कंप्यूटर साइंस में बीएड होता ही नहीं है, तो पात्र कैंडिडेट ही नहीं है, तो आप कंप्यूटर टीचर का भर्ती नहीं कर सकते। आपने नाम क्या कर दिया, कंप्यूटर अनुदेशक। ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए चेंज कर दिया।
अब सरकार ने उसका एक फ़ायदा ये भी उठा लिया कि साहब कि अब हम कंप्यूटर टीचर रख रही हैं, कंप्यूटर टीचर की बेसिक ग्रेड पे होती है सबसे कम 3600 ग्रेड पे, लेकिन ये 2800 कर दिया, तो उन्होंने एक छोटा-सा एडवांटेज यहाँ भी ले लिया, साहब हम तो टीचर भर्ती नहीं कर रहे। काम वही कराएँगे आपसे, आपको प्राइमरी लेवल पढ़वाएँगे, आपके जो स्कूल के बेसिक कंप्यूटर काम होते हैं वो करवाएँगे, स्कूल का जो शाला दर्पण सॉफ्टवेयर है वो मेंटेन करवाएँगे, आप सारे काम वही कराएँगे जो कंप्यूटर टीचर को करना चाहिए। ठीक है? तो ये पहला नतीजा पेडागोजी। तो अगर मान लो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन तो यही कवर करेगा। अब आपके बच गई टेक्निकल पार्ट में 80 क्वेश्चन मात्र, जिसके लिए अब तक हमने सारा पूरा जतन कर रखा है साहब कि हाँ ये पढ़ लें, वो पढ़ लें। वो 200 में से 80 क्वेश्चन ही रह गए। कितने परसेंट रह गए भैया? परसेंटेज आपका बहुत कम रह गया, मतलब 45% पे आ गया आपका क्या 40% पे आ गया लगभग, ये मान लो टेक्निकल पार्ट जो आपने कोई किसी भी जो कोर्स किया उसमें पढ़ा है। अब इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं साहब? हम बोलें कि प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग है, इसमें प्रोग्रामिंग में दुनिया भर की पड़ती। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है? मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये नई टेक्नोलॉजी है। इसके लिए विशेष टीचर आपको यहाँ से प्रोवाइड होगा। ठीक है? तो ये तो इतनी सारी तो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम पे है। अब देखो बात ये है कि टोटल मिला के टेक्निकल में 12-13 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, और उसमें से पहला सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग में 5 प्रोग्रामिंग है। तो अब ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग के ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 5 आते आएँगे। अब उसमें से 2-3 क्वेश्चन सी में से हैं, 1-2 क्वेश्चन सी प्लस प्लस में से, 1-2 क्वेश्चन जावा में से, 1-2 क्वेश्चन पाइथन में से, ब्लॉकचेन में से पूछ लिया, मशीन लर्निंग में पूछ लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्तर बिल्कुल ऊपर से उठाएंगे क्वेश्चन को। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, अब ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? कॉन्सेप्ट बिहाफ पे। जनरली हम कैसे तैयारी करते हैं सी में कि साहब की कोई प्रोग्राम बनाया, बड़ा सारा फंक्शन का प्रोग्राम बनाया, और उसमें से ये क्वेश्चन ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि साहब इसमें एरर क्या आ रही है या आउटपुट क्या आ रहा है। बड़े प्रोग्राम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है ना? जैसे कि बेसिक क्वेश्चन में बात करता हूँ आपसे, अपन खुद सोचें, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन? ये क्वेश्चन आ गया। अब उसमें क्या होंगे कि डिफरेंस होंगे थ्योरी में लिखे जाएंगे कि स्ट्रक्चर ये काम करता है और यूनियन ये काम करता है। अब स्ट्रक्चर, अब जैसे कि बात करते हैं कि साहब कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल एंड एरे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है? तो स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम बात करें, अपन खुद आपकी नॉलेज से, आप अपने मन से टेस्ट करेंगे, हमको ये क्वेश्चन आता है क्या स्ट्रक्चर यूनियन में डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर है कि हम क्यों यूज करते हैं, कि पहली बात तो देखो, पहला अपना जो चीज है वो है वेरिएबल। किसी भी आपको कोई भी चीज सेव करनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो चीज आती है वेरिएबल। मतलब वेरिएबल इज अ नेम स्टोरेज लोकेशन इन प्रोग्रामिंग, कि कोई भी सेव करने के लिए किसी भी यूनिट को उसके लिए नेम रखा है वो वेरिएबल है। ठीक है ना? अब लेकिन एक जैसी बहुत सारी चीजें सेव करनी है तो उसके लिए एरे बनाते हैं हम। लेकिन डिफरेंट काइंड्स के आइटम सेव करने, डिफरेंट टाइप्स के आइटम सेव करने, मान लो कि कोई एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का आईडी सेव करना, नेम सेव करना, उसकी सैलरी सेव करनी है, उसका एड्रेस सेव करनी है, एक ही वेरिएबल में, वो स्ट्रक्चर है। और यूनियन, स्ट्रक्चर यूनियन लगता है एक जैसे हैं, अंतर क्या है? अंतर ये है कि स्ट्रक्चर तो क्या करता है, उन जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके बराबर की जो साइज है वो पूरी साइज होती है स्ट्रक्चर की। और यूनियन की साइज क्या है कि सबसे बड़ा मेंबर है पूरे यूनियन के अंदर, उसके साइज जो है वही यूनियन की साइज है। और एट ए टाइम स्ट्रक्चर के अंदर तो सभी मेंबर एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन यूनियन में केवल एक ही मेंबर एट ए टाइम एक्सेसिबल होता है। ये डिफरेंस, ऐसे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? तो हमको अब ये क्या है कि स्ट्रक्चर यूनियन जब पढ़ते हैं तो पहली क्लास में डिस्कस हो जाता है, पहली बार में यही डिस्कस करते हैं अपन, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? तो ये बातें हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पूछा कि व्हाट इज ओवरराइडिंग मेथड,
इन जावा। ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। अब जब मेथड पढ़ने लगते हैं तो ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ठीक है ना, ये चीजें बेसिक कंसेप्ट में आती है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है अपने को, जो भी डिटेल में जाएगा वो खुद को धोखा देगा, इसलिए डिटेल में ना जाएं। लेवल 10वीं का बोला है साफ साफ, और 10वीं से ज्यादा ज्यादा 12वीं लेवल पे जाएगा वो, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। उसके आगे बात करें, अपने टॉपिक हैं डेटाबेस, नेटवर्किंग, ठीक है, ओएस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन बोल लें। इसके अलावा टॉपिक हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर। अब देखो डेटा स्ट्रक्चर हम सबने जानते हैं, इतना वाइड टॉपिक है, ठीक है। अब लेकिन अब मैक्सिमम एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, क्या देखा और आपके, ठीक है ना। तो ये चीज है कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक ऐसे जो टॉपिक्स हैं, और एक दो टॉपिक हैं सिलेबस कल ही आया है, मेरे को भी इतना याद नहीं है, बताता हूँ आपको। एक रह गया, एक सब्जेक्ट और इंट्रोड्यूस किया, अच्छा सब्जेक्ट है सैड, इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल सकते हैं अपन, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो ये लगभग 10 सब्जेक्ट हैं जो कि जिसमें से 80 क्वेश्चन आने हैं। तो ये हम मान सकते हैं किसी भी, चाहे बड़ा सब्जेक्ट हो छोटा सब्जेक्ट हो, इसमें से 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो हर सब्जेक्ट बहुत वाइड है। अगर मान लो डेटाबेस की बात करूँ, नेटवर्किंग बात करूँ, प्रोग्रामिंग बात करूँ, सैड की बात करूँ, डेटा स्ट्रक्चर बात करूँ, इतने बड़े सब्जेक्ट हैं कि आप कितना पढ़ लें, ठीक है ना, कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको देखना है कि हमको पढ़ाई कितनी करनी है। जैसे कि कुछ जगह ऐसी पढ़ाई कराई जा रही है कि साहब प्रोग्रामिंग के लिए 1 महीने से क्लास चल रही, मान लो HTML के लिए 15 दिन से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप इतना डिटेल में ना जाएं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमको एक बैलेंस स्टडी करनी है, वही हमको तैयारी करवाएंगी, वही हमको सक्सेस दिलाएंगी। अब देखो बात यह है कि अब हम बात करें कि कैसे प्लानिंग करें, कैसे पढ़ना है, ठीक है। कि सबसे बड़ी बात है, देखो दिन में सबके सबके पास 24 घंटे हैं, जिसमें से कम में हमारे पास 6 घंटे सोने के लिए हैं, ठीक है ना। तो 18 घंटे बच गए। अब ये भी हम जानते हैं कि एक पहली बात तो ये गलतफहमी छोड़ दें कि 10,000 पोस्ट हैं तो कंपटीशन तो बहुत कम होगा, हमारा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस वैकेंसी के लिए पिछले 3-4 साल से लोगों ने बहुत प्रयास किया है। अब जो प्रयास कर रहे हैं मतलब वो तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप आज तैयारी चालू कर रहे हो सकता है कुछ लोग सिलेबस पूरा करके बैठे हों, तो आपको उनसे कंपटीशन है जो कि तैयारी करके बैठे हैं और आज भी 15 घंटे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि आपका शेड्यूल मेंटेन करें, कि हमको मान लो कि आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, उस 3-4 घंटे क्लास के अलावा कम से कम 8 से 10 घंटे उस क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, और मे बी पॉसिबल दिवाली के आसपास में वैकेंसी आ जाएगी, और वैकेंसी आने के बाद में आप देख लें अधीनस्थ बोर्ड 3 से 4 महीने में किसी भी वैकेंसी के एग्जाम ले लेता है। वो वैकेंसी रिलीज तब करता है कि उसकी 4 महीने में मैक्सिमम एग्जाम लेने के लिए उसके पास तैयारी हो। ऐसा आरपीएससी जैसे पहले करता था, वैकेंसी अभी आ गई 10 महीने बाद, 12 महीने बाद में, या नेक्स्ट ईयर एग्जाम हो रहे हैं, वो सिस्टम अधीनस्थ बोर्ड में नहीं है। तो हमारे पास में वैकेंसी आने के बाद में मैक्सिमम कितने दिन रहेंगे, 4 महीने रहेंगे। 4 महीने में ये सिलेबस कवर करना, उसके लिए 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी जरूरी है, ठीक है ना। देखो क्या होते हैं एक्सक्यूज, हमारे पास बहुत सारे होते हैं। एक्सक्यूज क्या होते हैं कि साहब कि मैं देखो जॉब करता हूँ, अब मेरी 8 घंटे की जॉब है, जॉब करके 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो खुद को देते हैं बहाना, हम दूसरों को नहीं देते, खुद को देते हैं कि 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, देखो बढ़िया कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है, 8 घंटे नौकरी करता हूँ फिर भी, और मैं कितना कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेडीज जो कि मैरिड लेडीज हैं, जिनके बच्चे हैं, वो सोचती है देखो पूरा घर संभालती हूँ, फिर भी मैं 4-5 घंटे पढ़ रही हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी तरफ से एक लेटर इशू कर दी जाए, मतलब आप एक लेटर दें बोर्ड को, देखो साहब हमारे कट ऑफ कम रखना, हमारे पास टाइम कम मिलता है।
ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सब बहाने हम हमारे मन को देते हैं, ठीक है? वो उससे काम चलेगा नहीं। आप कैसे भी करके हमको चाहे अपने मान लो कि आपके पास ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, ज़िम्मेदारियाँ छोड़नी पड़े, जॉब को हाफ़ करना पड़े, ठीक है ना? हो सकता है कि आप पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर हो। लेकिन देखो ये जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं वो कितना बड़ा एम है वो समझ लें अपन, कि अगले 6 महीने में या तो आप सरकारी सेवा में होंगे या फिर आपकी जो जीवन था वो ही चलेगा। अब ये डिफरेंस कैसे होगा वो आपके ऊपर है कि हम 6 महीने के लिए हमको पत्थर का होना पड़ेगा, ठीक है ना? बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन वो भी सेलेक्ट होते हैं इस बात के लिए। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जो कि शादी के 10 साल बाद में या फिर जॉब करते हुए जो जॉब पर 10 साल हो गए, उसके बाद में लोगों की साथ नौकरियाँ लगी सरकार में, आज वो काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आप पे डिपेंड करता है, केवल व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है कि वो खुद को कैसे डील करता है। खुद को ऐसे बहाने देके शांति देता है, सांत्वना देता है कि हाँ न और या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि साहब ऐसे काम चलेगा नहीं, मेरे को कैसे भी करके इन 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ना है, तो वो कैसे पढ़ता है। ठीक है ना? अब देखो एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो लगी, आप लोगों ने नोट करी, नहीं करी, मैं बताऊँ आपको कि सभी परीक्षाओं में हमने देखा है कि 1/3 मतलब 0.33 माइनस मार्किंग होती है। ठीक है ना? 0.33 यहाँ पे आपने देखा सिलेबस में 0.50 मतलब 1/2 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न किया गया है, नेगेटिव मार्किंग। अब क्या है कि जिन लोगों ने अभी तक परीक्षाएँ कम दी है या नहीं दी है, उनको लगता है कि हाँ ठीक है यार 1% गलत करेंगे तो आधा नंबर कट जाएगा, हाँ ठीक है ध्यान रखेंगे। लेकिन ये कितना बड़ा फीचर है, ये ध्यान रखें, इसको समझें कि जनरली क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट कोई परीक्षा में प्रश्न करता है, तो वो इसलिए करता है कि उसको लग रहा है कि सही है। भाई अगर मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है गलत है तो मैं करूँगा ही क्यों? तो आप जब पेपर करके आते हैं, तो बाहर आके बोलते हैं क्या? कि भैया 90 की हैं 100 में से, ठीक है ना? और मैक्सिमम 1 या 2 गलत हैं। जनरल टेंडेंसी बता रहा हूँ क्योंकि देखो मैं भी थोड़ी देर में इसी एटमॉस्फेयर से निकला हूँ, ठीक है ना? तो लेकिन क्या है कि आज सरकार में हूँ, अब आप बोलते हैं 2 या 3 मैक्सिमम 5 गलत होंगे, लेकिन बाद में ध्यान पड़ता है कि किसी मान लो उसकी आंसर शीट आती है, ठीक है ना? आंसर की रिलीज़ करते हैं, कोचिंग रिलीज़ करता है या सरकार खुद रिलीज़ करती है, बोर्ड रिलीज़ करता है। फिर ध्यान पड़ता है, यार 90 किए थे, 40 तो गलत हो गए और कितने हो गए? 90 में 40 हटा दो 50 और 40 की 50% माइनस मार्किंग है, 20 नंबर वो गए। आपके कितने बच गए? आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मान लिया 30 गलत हो गए साहब। जो ज़्यादा करते हैं उनको बता रहा हूँ मैं, जो कि पहली दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ, उनके साथ ये जनरली होता है ऐसा। तो 60 क्वेश्चन तो आपके बच गए थे और 60 में से 15 माइनस मार्किंग कट गए। कितने रह गए? 45, ठीक है ना? और इस पेपर में जिन लोगों के 55 के आस-पास नंबर आ रहे थे, वो सिलेक्शन की तरफ थे। अब देख लो आप किस मार्जिन से रहे हैं। आपकी गलतियाँ आपको कहाँ दुःख दी। तो ध्यान रखना इस आधे मतलब 0.50% जहाँ मार्किंग नेगेटिव मार्किंग है, आधा नंबर कट रहा है गलत करने पे। जो भी स्टूडेंट पेपर दे के आया और ये बोल रहा है मेरे 85 क्वेश्चन हो गए या 90 क्वेश्चन हो गए, वो वहीं फेल हो गया भैया। ध्यान रखना इस बात का। तो खुद पे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, नर्व कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है ना? अब इसके लिए देखो जनरली मैं बात करता हूँ, मेरे स्टूडेंट से बात करता हूँ कि एक पेपर अटेम्प्ट करना, क्योंकि परीक्षाओं में जब मान लो 4 महीने बाद पेपर हुआ, हम जनरली क्या करते हैं ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देते हैं, ऑनलाइन में तो टिक किया हो गया काम। लेकिन एक लाइव एग्ज़ाम वाली फीलिंग आने आए इसके लिए क्या है कि मैं आपसे ये कहूँगा कि हर हफ्ते, ठीक है, आप ओमार शीट बाज़ार में मिलती है, बाज़ार से परचेज़ कर लें, एक साथ ही 20-30 ले आएँ। तो उस पे जैसे मान लो कि 100 क्वेश्चन अपने कहीं जहाँ से कहीं से भी आपने लिए और 2 घंटे फिक्स लेके वो 100 क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करें। ठीक है ना? ये देखो तैयारी अभी से ज़रूरी है। ठीक है? तो एक बार ये भी देखते हैं कि हम कई बार क्या होता है कि परीक्षा में बिना किसी स्ट्रैटेजी के पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है ना? वो हमको इतना दुःख देता है कि हम जनरली देखो मैंने एक चीज़ देखी है कि कोई भी स्टूडेंट जो 6 महीने तैयारी कर रहा है, साल भर तैयारी कर रहा है, वो या तो सेलेक्ट होता है।
ठीक है ना? हम किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहे, जनरल की, एससी, एसटी, ओबीसी की बात नहीं, सबकी आजकल एक ही बात है, ठीक है ना? आजकल किसी भी कैटेगरी में देख लो, चाहे इवन एससी, एसटी में कट ऑफ इतनी ज़्यादा है, सब लोग पढ़ने लग गए, तो आपको सबको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी ये ना सोचे कि मैं कोई कैटेगरी से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरे कट ऑफ कम जाएगी। आप भैया हर कैटेगरी में कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, सब लोग स्टूडेंट बहुत अच्छे समझदार हो गए, पढ़ते हैं सब, ठीक है ना? तो हमको पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो हम बात कर रहे हैं कि पेपर अटेम्प्ट की लिए हम कह रहे थे कि जनरली स्टूडेंट जो 6 महीने तैयारी कर रहा है, साल भर तैयारी कर रहा है, वो या तो पास होता है या फिर वो फेल होता है, तो उसका मार्जिन रहता है आधा नंबर, 1 नंबर। कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं साहब कि मेरे डिफरेंस रह गया 0.27। अब बताओ 0.27 जहाँ पे जिसके डिफरेंस है, उस स्टूडेंट की तो कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी क्या है कि हो सकता है कि एक तो किस्मत, और एक होता है कि पेपर अटेम्प्ट करने का उसका तरीका सही नहीं था, ठीक है? तो हम उसकी बात करते हैं कि इस तरीके से आपकी परीक्षा में कम से कम 5, 4, 5, 6 क्वेश्चन, 6 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, जो मैं तरीका बता रहा हूँ। इसको प्लीज फॉलो करें, और फॉलो डायरेक्ट परीक्षा में नहीं होगा, इसके लिए आपको कम से कम 5, 7, 10, 20 बार प्रैक्टिस घर पे करनी पड़ेगी, लाइव 2 घंटे के टाइम में, तब चीज होगी फॉलो। कैसे करना है देखो, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को बताया और सब लोगों ने आके बताया पेपर के बाद में, सर वो तो आपको तरीका बहुत काम किया। देखो, मान लिया ये मेरा पेपर है, ठीक है ना? इसमें क्वेश्चंस ऐसा है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे टिल 100 तक पेपर अपने क्वेश्चंस हैं। अब क्या होता है कि हमको 2 घंटे का मार्जिन, 2 घंटे का हमारे पास टाइम है, ठीक है ना? अब देखो, 3 लेवल के पेपर जनरली होते हैं, ठीक है ना? एक होता है साहब बहुत ही हायर लेवल का पेपर है कि यार ये क्या सोचा था, सर ने क्या कहा था, हमारे कोचिंग वाले ने क्या कहा था, हमने तैयारी क्या करी थी, और ये क्या आ गया, पेपर ही बड़ा खतरनाक आ गया, क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आ रहे। मतलब आपने 20% स्टार्टिंग के पढ़े और उसमें से आपको 5 भी नहीं आ रहे, ठीक है? और एक होता है पेपर का लेवल मिडल, ठीक है ना? जिसमें ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई 20 पढ़े, हाँ, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ यार क्वेश्चन आ भी रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं, मतलब बीच का सा लेवल है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है तो बहुत इजी भी नहीं है। एक होता है बिगिनर लेवल, बिल्कुल ही, मतलब आप ऐसे स्टार्टिंग लेवल बोल दें, इसको प्रारंभिक लेवल बोल दें, स्टार्ट लेवल, बिगिनर लेवल बोल दें, ठीक है ना? अब क्या है कि जैसे मान लो कि ये लेवल कैसे डिसाइड हो पेपर में, पहली बात देखो, जिस स्टूडेंट ने अपने मन से तैयारी करी है, उसको पेपर के स्टार्टिंग के 15-20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट में ये आइडिया हो जाता है कि पेपर किस स्तर का है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट बहुत होशियार हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी एग्जाम का प्री भी पास नहीं किया, और कुछ स्टूडेंट मीडियम लेवल के हैं, लेकिन हाँ वो इजीली प्री निकाल लेते हैं, कुछ तो मेंस भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना? और तो ये डिफरेंस क्यों होता है? कुछ क्या है, बच्चे पेपर से फोबिया रखते हैं, डरते हैं, वहां जाते हैं उनके ऐसे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, ऐसे मतलब कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों होता है? देखो, चाणक्य ने एक बात कही थी कि जब चंद्रगुप्त, जो अपने इतिहास, भारत का इतिहास तो नहीं है अपने कोर्स में, लेकिन एक छोटी स्टोरी बताता हूँ कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने दोनों ने कम से कम 15 से 20 साल तैयारी करी कि कैसे भी धनानंद को हटा के हम भारत को एक खंड भारत बनाएंगे, मतलब पूरे भारत में एक ही शासन होगा। उन्होंने 20 साल से तैयारी कर रहे हैं, और एक दिन फिक्स किया कि इस दिन आक्रमण होगा और धनानंद को हटा के या मार के शासन कर लिया जाएगा। वो दिन जैसे जैसे पास आने लगा, आज 15 दिन रह गए उस दिन के लिए, 10 दिन रह गए, तो चंद्रगुप्त के मन में एक डर सा बैठने लग गया। महावीर योद्धा, वो गुरु के पास गया, चाणक्य के पास, कि गुरुजी पता नहीं कि मैं आज तक जब मेरी माँ मेरी आंखों के सामने मरी, तब भी मेरे मन में डर नहीं बैठा, मेरे सब लोगों को मार दिया गया तब भी डर नहीं बैठा, आज ये डर क्यों आ रहा है? तो गुरुजी ने एक जवाब दिया कि बेटा क्या होता है कि जिस चीज के लिए हम मन से कोशिश करते हैं कि साहब ये नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, वो जैसे जैसे वो चीज पास आती है तो असफलता का डर आपको प्रभावित करता है और सफल होने से रोकता है। यह चीज हर जगह अप्लाई है। क्या होता है कि परीक्षा में जैसे एंटर करते हैं, आप साल भर तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आज ये 2 घंटे मेरे सही नहीं हुए तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरे पूरे सब कुछ करे कराए पड़ी फिर जाएगा, मेरे घर वाले निराश हो जाएंगे, मेरा क्या होगा? वो डर आपको कुछ करने से रोक देता है। देखो, हो सकता है कि आपने 1 साल तैयारी करी है और आपको शुरू के 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, आपको उनमें से 5 ही आ रहे हैं, तो ये माने आप अपने मन में कि
क्योंकि मैंने ईमानदारी तैयारी करी है, तो अगर मेरे को 5 ही आ रहे हैं, तो पेपर बहुत ही हार्ड लेवल का बाकी लोगों को नहीं आ रहे होंगे, ये मानना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अल्लाह मेरे को नहीं आ रहे, मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो मर जाऊँगी या फेल हो जाऊँगी, मतलब अब क्या होगा, अब तो मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, नहीं। अब देखो जो होगा वो तो होगा, आप नहीं रोक सकते उसको, होने को ही नहीं रोक सकता। तो आप मन में शांति रखें। तो ये लेवल डिसाइड हो जाता है स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट में कि हाँ, पेपर का लेवल हाई है, मिडिल है या बिगिनर्स लेवल है। अगर देखो हाई लेवल का है तो कट ऑफ 60 के आस-पास रह सकती है। मिडिल लेवल का है तो ये साहब है आपके, मान लो कि 55 भी रह सकती है। मिडिल में ये 65 के आस-पास, और यहाँ जाते-जाते ये 75 के आस-पास भी आ सकता है, कट ऑफ का। तो अब क्या होता है कि हमको पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी बात बोल रहे हैं अपन। आपको 2 घंटे आपके पास में 120 मिनट है, ठीक है ना? तो आपको करना क्या है कि साहब कि 50 मिनट में पूरे पेपर से गो थ्रू होना है, 1 से 100 तक क्वेश्चन को गो थ्रू करना है। कैसे? कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करना है, और जो नहीं आ रहे उनको छोड़ना है, या कैसे करना है उसकी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं अपन। तो हमको पूरे पेपर को 4 भाग में डिवाइड करना है 50 मिनट में। कैसे? देखो कुछ प्रश्न तो ऐसे होंगे, जैसे मान लो पेपर का लेवल मिडिल है, जिसमें 65% कट ऑफ जाएगी, ठीक है ना? तो उस केस में यह है कि आप जब पहली बार में पूरे पेपर में 50 मिनट में गो थ्रू होंगे, तो आपको 40% तो ऐसे होने चाहिए जो आपको बिल्कुल पहली बार में प्रथम दृष्टया देखते आ गए, इसका आंसर ये है, कन्फर्म हो आप, ठीक है ना? तो क्या किया आपने, उन, जैसे कि ये ए बी सी डी इसके ऑप्शन है, तो पहला क्वेश्चन किया, इस पे ये आ गया, मेरे को टिक किया और इसके ऑप्शन को टिक कर दिया। तो पहला टाइप तो हो गया अपना, जिसपे हम राइट मार्क लगा रहे हैं, टिक कर रहे हैं, मतलब ये 100% अपने कर लिया। अब देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जिसने पेपर दिया होगा तो बिल्कुल मेरी बात से एग्री करेगा, जिसमें लगता है कि यार तीसरे वाले पेपर में ए बी सी डी, तो ये 90% आंसर बी है, लेकिन थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि सी भी हो सकता है, हल्का सा, मतलब 90-10 का मामला है वहां पे, ठीक है ना, 90-10 का रेशो है। तो उस क्वेश्चन को हम सेकंड कैटेगरी में मान लेते हैं, और सेकंड कैटेगरी में हम ये निशान लगाएंगे ऐसा रेक्टेंगल, मतलब हमने ये रेक्टेंगल का यहाँ पे साइन लगा दिया, मतलब हमारे लिए डिवाइडेशन हो गया ये। और तीसरे टाइप के प्रश्न होते हैं जिसमें ये ऐसा लगता है कि साहब कि जैसे मान लो 5वां क्वेश्चन, वो तीसरे टाइप में ए बी सी डी, कि ये ए तो हो नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता, बी और सी में से बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है कि इन दोनों में से कौन सा होगा, या तो ये है या ये है, 50-50 वाला मामला है। तो ऐसे प्रश्न पे क्या कर दिया हमने, लगा दिया गोला, मतलब तीसरे टाइप के अपने होंगे ऐसे गोला लगा देंगे इनके ऊपर, तो 50-50 है, ठीक है ना? और चौथा टाइप का, जिसको हमको बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही कि क्या है, बोलना क्या चाह रहा है भाई तू, जैसे वो 3 इडियट्स में बोलता है ना, कहना क्या चाहते हो भाई, वो वाला सिस्टम है, आप पूछ रहे हो पेपर वाले से तू बोलना क्या चाहता है, समझ नहीं आ रहा हमको बिल्कुल भी। तो उसको तो छोड़ो, मतलब अपने आप ही, मतलब किस जिस पे कोई टिक नहीं है, वो भी एक टाइप ही हो गया। तो 4 पार्ट में हमने पेपर को डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट हो गए। अब 4 पार्ट के डिवाइड हो गए, अब क्या हुआ कि 50 मिनट पूरी हो गई, और जिस जिस पे राइट लगा रखे हैं, जिस पे ऑप्शन पिक कर रखे हैं, उन सबके अपन ओमार शीट में गोले भर लें। आपका 10 मिनट में गोले भर जाएंगे, 50 मिनट में आपने पूरा किया, 10 मिनट में आपने 40 क्वेश्चन जो ऐसे बनाए थे उनके गोले भर दिए। अब क्या होता है, देखो ये सब चीजें क्या होती है, नर्व्स कंट्रोल, खुद को, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने की बात है। हमने जब 40 क्वेश्चन के गोले भर दिए, ओमार शीट में भर दिया, कर लिया, तो थोड़ी सी हमारे मन को शांति मिल जाती है कि यार अब कुछ ठीक है, अपन मतलब मरने वाली कंडीशन तो नहीं है। तो अब क्या होगा कि आपका दिमाग थोड़ा सा आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना चालू करेगा। जो पहले डरा हुआ दिमाग था, जो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा था, वो पॉजिटिव देगा। क्यों? अब सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे अपन, जिसमें कि ये रेक्टेंगल लगा हुआ है, कौन सा, 90-10 वाला, जिसमें लगता है कि 90% तो बी है और 10% सी है। अब देखेंगे आप, ऐसे क्वेश्चन थे कितने, ऐसे क्वेश्चन थे मान लो 30, ठीक है ना? अब आपने देखा कि 30 में से 30 क्वेश्चन थे, 30 में से आपने देखा कि जब आपका पॉजिटिविटी आ गई आपके दिमाग में, तो 30 में से 20 क्वेश्चन में आपने जो 90% था ना, उनमें आप 100% वाली कैटेगरी में आ गए, या नहीं आंसर तो बी है यार, पक्का है, श्योर है, ठीक है? तो आपने क्या कर दिया, उन क्वेश्चन पे जो रेक्टेंगल लगा उन पे टिक लगाया, ये वाला, और उसको ऑप्शन टिक कर दिए। अब 30 में से मान लो आपने
ये जो 90% वाले थे वो आपने फिर 25 क्वेश्चन फिर कर दिए साहब, और इन पे ओमार शीट में भर दिए। ये राउंड हो जाना चाहिए मैक्सिमम 20 मिनट में। अब आपका 1 घंटा और 20 मिनट निकल चुके हैं और आपके 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। हो सकता है अब देखो किसी स्टूडेंट के 1 घंटा 20 मिनट हो और किसी का 1 घंटा 30 मिनट हो, 90 मिनट हो जाए, किसी के ऐसा हो जाए, ठीक है ना? तो अब क्या है कि अपनों को करना क्या है कि सेकंड राउंड कंप्लीट है और हमारे लगभग 65 क्वेश्चन में हमने ओमार शीट में भर दिए हैं। 40 पहले भरे, 25 फिर भरे। हम बात करें मिडिल लेवल का पेपर है तब। अब थर्ड लेवल स्टार्ट। थर्ड लेवल में कौन से हैं? ये गोले वाले। ये कौन से हैं? 50-50 केबीसी में ना 50-50 और गाइडलाइन आती थी और लाइफ लाइन, ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्योंकि अब आपका दिमाग और ज्यादा शांत हो चुका है, ठीक है ना? शांत दिमाग हमेशा सही फैसले करता है। अब जहाँ 50-50 है तो वहां पे मान लो कि आपके 15 क्वेश्चन थे, ठीक है ना? 15 क्वेश्चन थे। अब 15 में से आप 10 में 50-50 की जगह ना हो के बहुत कुछ श्योर हो गए कि हाँ ये 10 क्वेश्चन तो मैं ठीक है यार, ये 50% नहीं, ये तो ये आंसर सही होगा, पक्का है, इसमें दिमाग समझ आ रही है। तो ये थर्ड राउंड में आपने 10 क्वेश्चन और आपके आ गए, जो गोले थे उनमें टिक किए और साहब ये लो, इसमें गोला था ये लो, इसमें भी कर दिए और 10 क्वेश्चन थर्ड राउंड में फिर भर दिए। इसमें मात्र आपका 10 मिनट लगना चाहिए। देखो इससे फायदा क्या हो रहा है कि सेकंड राउंड में केवल मैं जिन जिन पे ये लग रहा है रेक्टेंगल उन पे जा रहा हूँ, बाकी पर्सन को पढ़ रहा ही नहीं हो, तो मेरा टाइम वेस्ट कम हो रहा है, दिमाग खराब कम हो रहा है। थर्ड राउंड में केवल जिनमें गोला लग रहा है उस पे जा रहा हूँ और किसी पे जा रहा ही नहीं हूँ। तो कितनी ऐसे गजब की प्लानिंग से आप एग्जाम में जा रहे हैं। और यहां तक जाते जाते अब थर्ड राउंड तक आते जाते मेरा टाइम हो चुका है 1 घंटा 40 मिनट और मेरे टोटल क्वेश्चन हमने ओमार शीट में भर दिए 75। बात समझ आ गई भाई साहब? यहां तक तो आपने आपके दिमाग से काम किया। अब क्या है, बचा हुआ रह गया जिसमें कोई टिक नहीं है, जिसका आपको आइडिया नहीं है, लेकिन अब क्या है आपका मन वो आपको धोखा, दिमाग को धोखा देने की कोशिश करता है, ठीक है ना? वो क्या करता है कि यार इसको भी कर ले, या फिर क्या करता है कि यार ये मतलब ये भी हो सकता है, इसको भी कर ले। तो अभी जो भी होगा ना वो आपके लिए नेगेटिव ही होगा। मैं बता दूं आपको, अब जो करोगे उसमें से 10% आपने कर दिए तो 10 में से 8 गलत होंगे इस 75 के बाद में, और 2 ही सही होंगे। अब 8 आपने गलत कर दिए क्योंकि अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीजें बच गई। 8 गलत कर दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 4 तो नंबर कटा दिया आपने और 2 मिले नए, तो आपको फिर भी 2 माइनस में आ गए आप। तो इस 75% बाद में आप अपने मन पे कंट्रोल कर रहे हैं और रुक जाएं। फिर भी नहीं रुकेंगे आप, 2-3-4 क्वेश्चन तो करेंगे। मैं आप देख लेना, एग्जाम में लिख लेना, अपने हाथ रुकते नहीं है। तो फिर भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि इस थर्ड राउंड के बाद में जितने कम 2-3-4 से ज्यादा नहीं करें आप। जो भी करेंगे वो आपको नेगेटिव ले जाएगा, आपको नीचे ले जाएगा, ऊपर नहीं ले जाएगा। फोर्थ राउंड आपके लिए सबसे डेंजरस है, उसको कम से कम करें। अब क्या होगा कि मिडिल में जहां पे आप थर्ड राउंड तक 75 पे पहुंचे थे, ये बिगिनर में ये आप इसमें आ सकते हैं 85 से 90 तक, भाई जो बहुत ही इजी पेपर आ गया। और हो सकता है जो पेपर बहुत ही हार्ड है तो ये 65-75 से आपका अटेम्प्ट 70 या 65 भी रह सकता है भाई साहब। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी परिस्थिति में आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जो एवरेज है कि 75, 70, 65 या 85 ये तीनों बार बैठ सकते हैं अलग अलग। ऐसा नहीं घबराना है कि यार मैंने तो 70 ही अटेम्प्ट करे हैं, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि पेपर ही हार्ड था। आप क्या करोगे? ज्यादा करोगे तो 1/2 माइनस मार्किंग आपको ऐसा फटकेगी वो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बात समझ रही है मेरी बात को? अब देखो आपने 75 अटेम्प्ट करे तो आप कोई धुरंधर तो है नहीं कि आप गलती नहीं करोगे। अभी भी आपके 5-5 गलत है, मान लो 7 गलत है, तो 75 में 7 हटाए मैंने, तो कितने बच गए? 68। 68 में अब इसका माइनस मार्किंग कर लो, 3.5 कट गए, ठीक है? तो लगभग ही मान लो 65 के करीब आपके आ गए। ऐसे आते हैं वो 65 जो मैंने बात करी थी मिडिल वाली, ठीक है ना? ये तो तब है कि मैं बहुत बैलेंस काम कर रहा हूँ। अब इसमें ऊपर नीचे गया, 75 से मैंने 85 गए, 10 गलत और हो गए, तो आपके 5 नंबर और कट गए, तो आपके 60 ही रह गए। फायदा क्या हुआ? ठीक है? तो ये सब चीजें थी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि ये हमारी बेसिक
कंप्यूटर अनुदेशक के लिए स्ट्रेटजी है पेपर फर्स्ट, बिलोंग्स टू नॉन टेक्निकल, मेजर पोर्शन कवर करेगी राजस्थान जीके। ये मान लो कि इस पूरी परीक्षा में आपको सफलता और असफलता के बीच में राजस्थान जीके खड़ी है। पेपर सेकंड जिसमें पेडोलॉजी भी है और टेक्निकल भी है, तो टेक्निकल पढ़ना तो है लेकिन बहुत लिमिट में पढ़ना है। किसी सब्जेक्ट में जो जिसको हम अपना फेवरेट मानते हैं, प्रिय मानते हैं, उसका प्रेम ना निभाए, उसको आप लिमिटेड पढ़ें, ठीक है ना। ये मतलब किसी सब्जेक्ट से विशेष लगाव रखने टाइम नहीं है, अपने को लिमिटेड स्टडी करनी है तो हमको सफलता मिलेगी। नहीं तो बहुत ही कंपटीशन एग्जाम कहते हैं दो धारी तलवार है, आपको दोनों तरफ से काटती है। समस्या क्या होती है, आप इतनी तैयारी करते हैं और जरा से मार्जिन से रहते हैं तो रात को नींद आना मुश्किल आती है, ये लिटरली। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपके साथी का सिलेक्शन हो गया तब तो बिल्कुल ही नहीं आएगी नींद भाई, ठीक है। तो ध्यान रखें, बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करें। मैं ये आशा करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो भी इस चीज को देख रहे हैं वो इससे प्रेरणा लें और आने वाले 6 महीने बाद में सरकारी सेवा में आप योगदान दें। धन्यवाद।